नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। एंड लास्ट लेक्चर में हम इंडक्टर का बेसिक्स हम लोग देख रहे थे। तो हमने एक इक्वेशन पे लाके हमने इंडक्टर के बेसिक्स को वहाँ पे रोका था। तो ज़रा देखिए, मैं वहीं से थोड़ा सा आगे करता हूँ। हमने लास्ट टाइम देखा था कि मान लीजिए मेरे पास कोई इंडक्टर है, ठीक है जी, और उसका इंडक्टेंस मान लीजिए L है, और अगर मैं सप्लाई इसके ऊपर कुछ दे रहा हूँ VT और करंट मेरा मान लीजिए ITR है, तो हमने देखा था कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी, ठीक है जी, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस होगी ET, मैं इसको ये बोल रहा हूँ, विल बी इक्वल टू L di/dt। ये हमारे इसके अक्रॉस वोल्टेज आई थी, एंड दैट वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू VT। क्यों भाई? VT के बराबर क्यों? क्योंकि पैरेलल में है, ठीक है ना। ये आइडियल इंडक्टर की कहानी थी, ठीक है। लास्ट टाइम हमने ये देखा था। मैंने आपको डिफरेंशिएट करना भी बताया था कि अगर करंट की वेव शेप दे रखी हो तो वोल्टेज की वेव शेप कैसे निकालते हैं इंडक्टर में, डेरिवेटिव कैसे करते हैं, वो हमने देखा था। फिर हमने इसका रिवर्स हमने निकाला था। रिवर्स माने हमने इससे करंट निकाला था। अगर वोल्टेज दे रखा हो, ET दे रखा हो, इसके अक्रॉस वोल्टेज दे रखा हो या VT दे रखा हो, एक ही बात है, बिकॉज जो VT होगा वही ET होगा, सही है ना जी। तो अगर मुझे VT दे रखा हो और मुझे करंट निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, वो हम लोग देख सकते हैं। कैसे? जरा देखिए, यहां से मैं कह सकता हूं कि DIT इज इक्वल टू VT इंटू DT अपॉन L। क्या कहते हो? L नीचे आ गया, DT इधर आ गया, सही है। अब अगर मैं इंटीग्रेट करूं इसको बोथ साइड, तो मैं कह सकता हूं VT अपॉन L DT, और इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया 0 से T। टाइम मान लीजिए मेरा 0 से लेकर T तक है, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। तो जिस टाइम करंट टाइम मेरा 0 होगा, उस टाइम जो करंट आएगा वो क्या आएगा बताओ जरा? वो करंट आएगा I0, और जिस टाइम मेरा T होगा उस टाइम करंट आएगा IT, ठीक है जी। तो इसको हमने फर्दर सोल्व किया था, ये बना था IT माइनस I0, ठीक है जी। और जो वैल्यू आई थी वो आई थी 1/L इंटीग्रेशन VT DT फ्रॉम 0 से T। देखिए, तो हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन ये बना था, ठीक है जी। अब अगर मैं I0 को इधर लेके जाऊं तो ये हमारे पास क्या आया था बताइए जरा? ये बने था IT इज इक्वल टू I0, ये माइनस I0 उधर जाके प्लस हो गया, प्लस 1/L 0 से T VT DT। ये एक्सप्रेशन मेरे पास आया था करंट का। तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन थे जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। एक मेरे पास ये एक्सप्रेशन था, अगर आपको वोल्टेज दे रखी है तो करंट कैसे हम लोग, अगर आपको करंट दे रखा है तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे? डेरिवेटिव से। और अगर आपको वोल्टेज दे रखी है इंडक्टर के क्रॉस तो करंट कैसे निकालेंगे? यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसके ऊपर हमने आई थिंक क्वेश्चन भी किया था कि इंटीग्रेट कैसे करते हैं और डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। जरा देखिए, मैं इसको फर्दर थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूं इसके ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा आपका। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया। ये क्या? मेरा इनिशियल करंट T इक्वल टू 0 पे कितना करंट होगा इंडक्टर में, वो मेरा इनिशियल करंट है, ठीक है ना। तो जरा देखिए, इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जरूरी तो नहीं है इनिशियल टाइम मेरा 0 पे ही हो, इनिशियल टाइम कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, IT विल बी इक्वल टू IT0। मान लीजिए कोई इनिशियल टाइम T0 है, तो T0 से आगे भी आप बता सकते हो करंट को, IT0 प्लस T0 टू T VT 1/L VT DT। ये भी मेरा एक्सप्रेशन बनेगा, ये भी मेरा करंट का एक्सप्रेशन आएगा। तो आप देख सकते हो कि इंडक्टर में वोल्टेज का क्या लेना देना होता है करंट के साथ, और करंट का क्या लेना देना होता है वोल्टेज के साथ, ठीक है जी। तो मतलब जरूरी नहीं है, ये ज्यादा जनरलाइज इक्वेशन है, बिकॉज यहाँ पे तो एक फिक्स स्पेसिफिक टाइम मैंने दे दिया 0 टाइम, यहाँ पे T0 टाइम दिया है। T0 कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी, T0 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो चलिए इसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं। हालांकि मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा डिस्कस किया था। जरा देखिए, मैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन पे आपको थोड़ा सा बता दूं कि कहाँ पे कितना, थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर, क्योंकि डिफरेंशिएशन वाला तो मैंने करवा दिया था मुझे याद है, एंड इंटीग्रेशन वाला थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर इसके बाद वाला पॉइंट देखो, मैं अगर ये बोलूं कि करंट मेरा पीरियोडिक है, अगर मैं बोलूं ये करंट मेरा पीरियोडिक है, 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि करंट पीरियोडिक है, तो मैं ये कह सकता हूं IT0 और IT0 प्लस T। करंट मेरा पीरियोडिक है विद पीरियड T,
विद पीरियड टी, मान लीजिए टी इसका पीरियड है, ठीक है ना, तो मैंने बोला आई टी नोट और आई टी नोट प्लस टी, ये दोनों क्या होंगे बताइए, सेम होंगे, बिकॉज करंट पीरियोडिक है और उसका पीरियड है टी, सही है। तो अब जरा देखिए, यहां से मैं किसी भी टाइम टी पे करंट निकाल सकता हूं इस एक्सप्रेशन से, मैंने आपको अभी भी बताया। अगर इंडक्टर के अक्रॉस मुझे वोल्टेज दे रखी है, तो मान लीजिए मेरे पास इंडक्टर है और इंडक्टर के अक्रॉस मुझे वोल्टेज दे रखी है, तो मैं बता सकता हूं कि किसी भी टाइम इंस्टेंट टी पे क्या करंट होगा। तो क्यों ना इसी इंस्टेंट पे निकाला जाए, टी नोट प्लस टी पे, और इनिशियल करंट में टी नोट ही मान रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं टी की जगह पे यहां पे क्या पुट कर दूं, बताओ जरा, टी नोट प्लस टी इज इक्वल टू क्या बनेगा बताओ, आई टी नोट प्लस फ्रॉम टी नोट टू टी नोट प्लस टी, ठीक है, 1/L तो बाहर आ गया और वी टी डी टी। बोले दोस्तों, सही है। अब जरा देखिए, मैं जानता हूं ये चीज और ये चीज क्या है, बताओ, क्योंकि पीरियोडिक है, पीरियोडिक है तो इक्वल होगा, ये कट गया, तो यहां से मुझे क्या मिला बताइए जरा, यहां से मिला 1/L इंटीग्रेशन वी टी डी टी फ्रॉम टी नोट टू टी नोट प्लस टी इक्वल टू 0, सही बात है। तो मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं कि एरिया फ्रॉम टी नोट टू टी नोट प्लस टी, मतलब एरिया अंडर वन पीरियड, ये वन पीरियड होगा ना, किसका एरिया, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या देखा यहां से, हम यहां से ये कह सकते हैं कि अगर मेरा करंट पीरियोडिक है इंडक्टर में, इंडक्टर के थ्रू अगर मेरा करंट पीरियोडिक है, तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी इंडक्टर के अक्रॉस, उसका जो एरिया अंडर वन पीरियड आएगा वो 0 आएगा। और अब आप मुझे बताइए, ये एरिया अंडर वन पीरियड कहां यूज होता है, ये यूज होता है एवरेज वैल्यू में, अगर आपको याद हो ये एवरेज वैल्यू में यूज होता है, ठीक है जी। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर इससे आगे मैं चलूं तो मैं ये कह सकता हूं, अगर इंडक्टर के थ्रू करंट मेरा पीरियोडिक है, तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी उसकी एवरेज वैल्यू 0 होगी, बिकॉज एवरेज का क्या फॉर्मूला होता था, याद आपको, एवरेज वैल्यू होती थी एरिया अंडर वन पीरियड, एरिया अंडर वन पीरियड डिवाइड बाय टाइम पीरियड, ये होता था हमारे पास। तो अगर मैं देखूं कि करंट मेरा पीरियोडिक है इंडक्टर के थ्रू, तो एरिया अंडर वन पीरियड वोल्टेज का क्या होगा, 0। ये एक पीरियड का ही तो एरिया है, एक ही बात है, टी नोट की जगह 0 कर लो, एक ही बात है। यहां से मैं ये भी कह सकता हूं, नहीं समझे, टी नोट की जगह 0 कर लो, एक ही बात है। तो 0 से लेके टी, एरिया अंडर वन पीरियड आ गया, तो एरिया अंडर वन पीरियड क्या आएगा, वोल्टेज का 0। तो एक जनरलाइज स्टेटमेंट बन गया मेरे पास यहां पे, क्या, इफ द करंट थ्रू द इंडक्टर इज पीरियोडिक देन द एवरेज वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर विल बी 0। अगर मेरा करंट पीरियोडिक है इंडक्टर के थ्रू, तो जो एवरेज वोल्टेज आएगी वो आपकी 0 आएगी, ठीक है जी, एंड वाइस वर्सा। इट मींस अगर मेरी एवरेज वोल्टेज 0 है, वोल्टेज मेरी पीरियोडिक होनी चाहिए, ठीक है, अगर मेरी एवरेज वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस 0 है, तो इसका मतलब उसके थ्रू जो करंट आएगा वो कैसा आएगा, वो पीरियोडिक आएगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये दो स्टेटमेंट एक दूसरे को रिलेट कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, जरा देखिएगा दोस्तों, अब ये जो है ये बहुत जरूरी है, ठीक है। आपने 2-3 क्वेश्चन भी किए थे, अगर आप पिछली क्लास में देखें तो उसमें मैंने 1-2 क्वेश्चन करवाए थे, मैं जरा वो करवा देता हूं एक बार, थोड़ा सा उस बहाने रिवीजन भी हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमने देखा था, मान लीजिए मेरे पास इस तरह का करंट है, देखिए मैं करंट वाली वेव शेप से, मैंने ये आई थिंक ये लास्ट में करवाया था, या नहीं भी करवाया तो आप दोबारा से कर लीजिए। देखिए ये मेरे पास कुछ करंट आया था, ये मैंने कुछ करंट लिया था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये टी है सेकेंड्स में, और ये हाइट मान लीजिए 10 एम्पियर है, ठीक है। अब बताइए, अगर मेरे पास इंडक्टर है कोई जिसका इंडक्टेंस आपको दे रखा है L, और L की वैल्यू दे रखी है 2 हेनरी, मान लीजिए L की वैल्यू है 2 हेनरी, तो अगर मैं ये बोलूं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज की वेव शेप कैसे आएगी, तो वो आएगी 2 इंटू L इंटू dt/dt, ठीक है। और dt/dt का मतलब क्या होता है, स्लोप, ठीक है। तो स्लोप तो बड़ा इजी है, इसका 10 आएगा, इसका -10, इसका 10, इसका -10, ये हम जानते हैं स्लोप निकालना, ठीक है ना। तो जरा देखिए, अब जो वोल्टेज की वेव शेप बनेगी वो कैसी बनेगी, ठीक है, VT या VLT आप कह सकते हो, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आई वो कैसी बनेगी बताइए। 10 तो स्लोप है di/dt, और इंटू 2 कर दो तो क्या बनेगा 20, तो यहां से यहां तक 20, ठीक है जी। उसके बाद क्या बनेगा बताइए, यहां से यहां तक -20, सही है। तो इस तरह का ये मेरे पास वेव शेप आएगी इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज की,
आई होप आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है जी। इंडक्टर के अक्रॉस इस तरह की वेव शेप बनेगी 20 - 20, ये बनेगा VLT। और आप देख सकते हो इसकी जो एवरेज वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, बता सकते हो? पीरियड क्या है इसका? टाइम पीरियड इज, बताओ, टाइम पीरियड इज 2। अगर टाइम पीरियड 2 है और तो टोटल एरिया क्या बनेगा 2 तक? 0। जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही नेगेटिव एरिया। इट मीन्स एवरेज वैल्यू अक्रॉस द वोल्टेज इज 0। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। अब जरा इसका उल्टा सोचते हैं। अगर वोल्टेज की वेवफॉर्म मेरी पीरियोडिक है और उसकी एवरेज वैल्यू 0 है तो करंट कैसा आएगा? पीरियोडिक आएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर इंडक्टर में करंट मेरा पीरियोडिक है तो जो एवरेज वोल्टेज आएगी वो कैसी आएगी? 0। अब मैं उल्टा बोल रहा हूं कि वोल्टेज मेरी पीरियोडिक है और उसकी एवरेज वैल्यू 0 है, वोल्टेज की एवरेज वैल्यू 0 है तो करंट कैसा होगा? पीरियोडिक होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है, आगे भी यूज होगी। तो चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं यहां पे, तो हमने इसको वेरीफाई किया, ठीक है ना। क्या हो कि अगर मेरी एवरेज वोल्टेज, अब जरा उल्टा सोचते हैं, इंटीग्रेशन वाला पार्ट, ठीक है ना। अब ये तो डिफरेंशिएशन करंट से वोल्टेज पे आए, अब वोल्टेज से करंट पे आते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर मैं वोल्टेज से करंट पे आऊं तो जरा देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए मुझे कोई वोल्टेज दे रखी है और वोल्टेज की वेव शेप कुछ इस तरह की है, ठीक है। अब मैं 2-3 तरह की वोल्टेज लूंगा, ठीक है ना। वोल्टेज की वेव शेप मेरे पास कुछ इस तरह की है, सोचिए, इमेजिन कीजिए कि इस तरह की मेरे पास वोल्टेज की वेवफॉर्म है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हाइट है मान लीजिए 10 और ये हाइट है मान लीजिए -10, और ये VT है। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर दे रखी है। ये मेरे पास कोई आइडियल इंडक्टर था और इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज दे रखी है मुझे VT, ठीक है जी। और VT का ग्राफ आपको दिया हुआ है, ठीक है। L की वैल्यू दे रखी है मान लीजिए 2 हेनरी, 1 मिनट के लिए ऐसे मान लेते हैं, ठीक है जी। L की वैल्यू है 2 हेनरी। तो अब जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि करंट की वेव शेप बनाओ तो करंट की वेव शेप क्या होती है? करंट क्या आएगा? करंट IT = I0 + 1/L 0 से T VT dt। सही बात है। ये मेरे पास करंट की वेव शेप आएगी यहां पे। अगर मैं करंट की वेव शेप बनाऊंगा तो जरा देखते हैं कि करंट की वेव शेप क्या आएगी, कैसे करंट की वेव शेप बनेगी, वो जरा देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो इनिशियल करंट को मैं क्या मानूंगा? शुरू में 0 मानूंगा, ठीक है ना। तो जरा देखिएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जरा वोल्टेज की इक्वेशन भी तो बना लेना यहाँ पे। वोल्टेज की जो इक्वेशन है, क्योंकि VT लिखना पड़ेगा तो उसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखा चुका हूँ। ये बनेगा 10t, ये बनेगा -10t + 20, ये बनेगा 10t - 40, ये बनेगा -10t + 60। इस तरह की इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है ना। तो अब जरा देखिए, सबसे पहले वाले केस में यहां से यहां तक करंट क्या आएगा वो जरा देखते हैं। और मैं इनिशियल करंट 0 मान के चल रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर इस एक्सप्रेशन में देखूं तो ये बनेगा IT = इनिशियल करंट 0 + 1/2 0 से लेके T तक। आप बोलोगे सर 0 से लेके 1 तक क्यों नहीं पुट कर रहे हो? 0 से लेके 1 तक आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे 0 से 1 नहीं पुट कर रहा हूँ, 0 से T पुट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये टाइम का फंक्शन चाहिए, मुझे ये टाइम का फंक्शन चाहिए, मुझे ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे ये टाइम का फंक्शन चाहिए। तो इसका मतलब ये बनेगा 1/2 0 से T, इसीलिए क्योंकि लिमिट अगर मैंने 1 पुट कर दिया ना तो फिर ये आंसर कांस्टेंट आएगा। मुझे कांस्टेंट नहीं चाहिए, मुझे टाइम का फंक्शन चाहिए। एक बार ये एक्सप्रेशन निकाल लीजिए टाइम का फंक्शन, बाद में T की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? इसमें 1 पुट कर देंगे, क्योंकि अगर मुझे 1 पे करंट चाहिए तो, ठीक है। बट मुझे तो ग्राफ चाहिए ना उसका, ठीक है, मुझे तो उसके वेव फॉर्म चाहिए, तो इसलिए मैंने T रखा है। अब बताइए VT की वैल्यू क्या है? शुरू में VT की वैल्यू है 10t, तो 10t dt। लेकिन 10t कब तक एप्लीकेबल है बताओ? कौन से T से कौन से T तक एप्लीकेबल है? 1 तक। इसका मतलब T की वैल्यू 0 से 1 के बीच अगर देखते हो तो VT 10t है, ठीक है ना। तो इसलिए T हमेशा याद रखिए, जो T होगा ये 0 से 1 के बीच ही पुट करना है, ठीक है। तो जरा देखिए क्या बनाइए, ये बन गया 5t²/2, सही है जी। और T की वैल्यू कहां से कहां तक बताओ? 0 से लेके 1 के बीच। तो आप बताओ T = 0 पे करंट आएगा 0, ठीक है ना। और T = 1 पे क्या बनेगा करंट बताइए? T = 1 पे देखिए, ये 1 बन गया 2.5। इसका मतलब कैसे जाएगा? इस तरह से जाएगा, ये बन गया 2.5 एम्पीयर, सही है। अब आइए 1 से लेके 3 तक, 1 2 3, 1 से लेके 3 तक देखते हैं, ठीक है। तो अब ये जो 2.5 है ये अगले हाफ के लिए क्या बनेगा?
इनिशियल करंट की तरह काम करेगा। तो अगर मैं सेम एक्सप्रेशन लगाऊं तो आई टी क्या बनेगा बताओ जरा, आई टी इज इक्वल टू 2.5 प्लस 1/2 0 से t वी टी। अब अगले हाफ में वी टी क्या है बताओ, यहां से यहां तक, ओ सॉरी 1 से t, ठीक है, थैंक यू। तो ये क्या बनेगा, -10t प्लस 20 एन डी टी। बोले दोस्तों सही है एक्सप्रेशन। इस बार इनिशियल करंट जो है वो I1 है, I0 नहीं है, I1 है, क्योंकि 1 से शुरू कर रहे हो आप। और I1 पे कितना करंट था, 2.5 पहले ही हो चुका था। तो अब ये क्या एक्सप्रेशन आएगा बताइए जरा, ये एक्सप्रेशन आएगा 2.5 प्लस 1/2 इंटू -10t²/2 लिमिट 1 से t प्लस 20t लिमिट 1 से t। बोलिए दोस्तों सही लिखा है, ठीक है। अब जरा देखिए क्या बना, ये बना 2.5 माइनस 2.5t² प्लस क्या बनेगा 2.5 प्लस 20t माइनस 20, नो सॉरी 10t आएगा, 10t माइनस 10, ठीक है जी। एक बार चेक कर लो मैंने सही लिखा है क्या। ये अपर लिमिट डालोगे तो ये बनेगा -2.5t माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा एक तो, ठीक है, और लोअर लिमिट ये प्लस 2.5 बनेगा। फिर अपर लिमिट डालोगे तो 20t आएगा, लेकिन हाफ बाहर है तो 10t माइनस लोअर लिमिट, सही है जी। अब जरा देखिए क्या बना, ये बना -2.5t² प्लस 10t, अच्छा -5, ये एक्सप्रेशन आया। अब चलिए इसकी जरा वेव फॉर्म बना के देखते हैं। बोलिए t इक्वल टू 1 पे क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पे t कहां से कहां तक है बताओ, t की वैल्यू 1 से 2 के बीच रखनी है। क्यों, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है वोल्टेज का, ये केवल 1 से 3 के बीच का एक्सप्रेशन है ये वाला, ठीक है ना। तो बताइए जरा 1 पे रखिए वैल्यू, क्या बनेगी इसकी, 1 पे वैल्यू रखते हो तो ये क्या बनता है 2.5, इसका मतलब यहीं से स्टार्ट होगा। 2 पे क्या बनेगा, 2 पे अगर मैं देखूं तो 2 पे ये बनेगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो ये -10 प्लस 20 -5, ठीक है जी। एक बार देख लीजिए t इक्वल टू 2 पे, t इक्वल टू 2 पे 4 बनेगा, ये 4 बनेगा तो -10 और ये बनेगा 20 और ये -5, तो क्या बना 5। तो t इक्वल टू 2 पे ये बन गया 5, करंट बढ़ गया, श्योर। एक बार आप चेक कर लीजिए भाई, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आई थिंक ठीक है। नेक्स्ट आप बताइए t इक्वल टू कितने पे, 3 पे, t इक्वल टू 3 पे बताइए क्या बनेगा, t इक्वल टू 3 पे मेरे हिसाब से करंट कम होना चाहिए था, करंट बढ़ क्यों रहा है बताओ भाई, करंट बढ़ क्यों रहा है। यहाँ पे 2.5 आपने सही निकाला था, वो तो ठीक था। अब 1 से t के बीच आप देखिएगा -10t प्लस 20, ये आपने ठीक लिखा है 2.5, और यहाँ पे अपर लिमिट डालिए, है जी, -2.5t², अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो प्लस बन जाएगा, प्लस 2.5 प्लस अपर लिमिट, ये आई थिंक 10t आएगा, ये ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, ये इक्वेशन तो ठीक है, ठीक है। ये बनेगा 5, तो ये -10 है तो -5 आ गया, ये ठीक है, इक्वेशन ठीक है। अब 1 पे पुट करके देखते हैं सबसे पहले, 1 पे कितना है बताओ इसकी वैल्यू 2.5, t इक्वल टू 1 पे देखिए 10 -5, ठीक है। अब t इक्वल टू 2 पे देखिए, t इक्वल टू 2 पे क्या बनेगा, t इक्वल टू 2 पे बताइए क्या बना, ये हो गया 10, ये हो गया 20 -5, तो क्या बना t इक्वल टू 2 पे 5, t इक्वल टू 2 पे 5, बहुत बढ़िया। t इक्वल टू 3 पे बताइए, अब t इक्वल टू 3 पे बोलिए, t इक्वल टू 3 पे क्या बनेगा, -2.5 इंटू 9 प्लस 30 -5, सही है जी। तो जरा देखिए क्या बना t इक्वल टू 3 पे, t इक्वल टू 3 पे बोलिए क्या आया, 47.5, श्योर। एक बार देख लीजिए भाई 47.5, एक बार देख लीजिए, मुझे डाउट है, कैलकुलेशन नहीं करते हो ठीक, नालायक। कितना आया 2.5, ठीक है जी, हाँ जी। तो जरा देखिए इसका मतलब यहां पे आ गया वापस, ऐसे आ गया, ठीक है जी। उसके बाद यहां पे जब आप आओगे ना, आप करके देखना, अगेन अगला वाला हाफ लगाना, ठीक है। अब अगले हाफ में 2.5 क्या बताओ, इनिशियल वैल्यू, अगले हाफ में 2.5 मेरा इनिशियल वैल्यू, मतलब जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा 2.5 प्लस हाफ
और कहां से कहां तक बताइए, अब कहां से स्टार्ट होगा ये बताओ, 3 से लेके कहां तक, t तक, 3 से t तक, और क्या बनेगा बताओ, 10t माइनस 40 dt, सही है। और यहां से t की वैल्यू कहां से कहां के बीच में होगी बताओ जरा, t की वैल्यू 5 से लेके 3 के बीच में होगी। तो मैं आपको बता दूं कैसा ये जाएगा, ये यहां पे आएगा 0, देखिएगा यहां तक आ जाएगा 0, और 0 के बाद इस तरह फिर से राइज करेगा, ठीक है, समझ आया, और फिर से 2.5। तो एक्सप्रेशन अल्टीमेटली कुछ इस तरह का बनेगा, एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है ना। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर गया, कुछ इस तरह का बनेगा, जरा देखिएगा, ये अगेन 2.5 आएगा, तो इस तरह का मेरे पास करंट आएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। एक और चीज देखिएगा, मैं एक और चीज बताना चाहता हूं यहाँ पे। मुझे एक बात बताइए, मैं जानता हूं कि VT क्या होता है, VT होता है L dit/dt, सही बात है ना, ये होता है इंडक्टर का क्रॉस वोल्टेज। तो मुझे ये बताओ कि करंट का मैक्सिमा जहां पे होगा, जहां पे करंट का मैक्सिमा आएगा, मुझे एक बात बताना, वहां पे उसका जो फेस डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, वो होता है 0। इसका मतलब जहां जहां वोल्टेज 0 होगी, जरा देखो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, जहां जहां वोल्टेज 0 होगी वहां वहां ये ऐसे बनेगा, बोलो सही है ना। जहां जहां मेरी वोल्टेज 0 होगी वहां वहां LdI/dt की वैल्यू 0 आएगी। LdI/dt 0 आने का मतलब di/dt भी क्या आएगा 0, इसका मतलब करंट का वहां पे क्या होगा, मैक्सिमा या मिनिमा। तो आप देखिए यहां पे करंट का 0 है, इस इंस्टेंट पे वोल्टेज का 0 है, तो करंट का या तो मिनिमा होना चाहिए मैक्सिमा, तो यहां पे मिनिमा है। अगेन यहां पे करंट का 0 है, सॉरी वोल्टेज का 0 है, तो फिर वोल्टेज का 0 है तो फिर करंट का क्या आएगा बताओ जरा, वोल्टेज अगर 0 है तो di/dt मेरा 0 बनेगा, इसका मतलब करंट का क्या बनेगा, इधर मैक्सिमा और मिनिमा। तो यहां पे देख सकते हो आप मैक्सिमा है, ठीक है, फिर अगले 0 पे क्या है बताओ, मिनिमा, फिर अगले 0 पे मैक्सिमा, समझ रहे हो। तो आप देख सकते हो कि मैं डायरेक्टली भी ये बता सकता था कि आगे बढ़ सकते हैं। मैं एक और चीज इसमें ऐड करना चाहता हूं, जरा देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगली चीज देखो, हालांकि मैंने वो पढ़ाया नहीं अभी, बट मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा अभी आगे आपको, ठीक है, बट थोड़ा सा देखिए दोस्तों, देखिएगा, अगर मैं ये बोलूं कि इंडक्टर के अक्रॉस मेरे पास वोल्टेज है VT, या फिर सप्लाई सोर्स को देखिए, सोर्स की वोल्टेज है मेरे पास VT, और करंट जो यहां से जा रहा है वो जा रहा है IT, सही है। तो काइंड ऑफ जो सोर्स है वो पावर डिलीवर कर रहे हैं, अभी के लिए आप ये मान के चलिए, हालांकि मैं बताऊंगा कि पावर डिलीवर कब होती है। वैसे आप ये याद रखिए कि जब भी कोई पॉजिटिव से करंट निकलता है तो पावर क्या होती है, डिलीवर होती है। तो पावर जो आएगी PT, वो आएगा VT इंटू IT, वोल्टेज इंटू करंट, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर। तो ये सोर्स जो है ये पावर दे रहा है VT इंटू IT, क्योंकि सोर्स की वोल्टेज है VT, करंट है IT। अब VT की वेवफॉर्म दे रखी है, करंट की वेवफॉर्म हमने निकाल ली। तो जरा देखिएगा, इसका जरा प्रोडक्ट देखते हैं VT और IT का। यहां तक आप देखिए, यहां तक वोल्टेज मेरा पॉजिटिव है, 0 से ऊपर है, 0 वाला हाफ है उससे ऊपर है, और करंट भी मेरा पॉजिटिव है। तो जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसा आएगा बताओ जरा, दोनों का, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, करंट भी मेरा पॉजिटिव आ गया, क्या कहते हो, सही है ना, और वोल्टेज भी मेरी पॉजिटिव है। तो प्रोडक्ट कैसा आएगा, जो PT आएगा वो कैसा आएगा बताओ ना, पॉजिटिव आएगा, बोलो सही है ना। अब यहां से लेके यहां तक देखिए, यहां से लेके यहां तक, ये जो है मेरा, ये क्या है बताओ, वोल्टेज मेरा क्या हो चुका है, नेगेटिव, और करंट मेरा क्या है बताओ जरा, करंट मेरा पॉजिटिव है। तो प्रोडक्ट कैसा आएगा बताओ जरा, PT की वैल्यू, PT की वैल्यू कैसी बनेगी इस बार, यहां पे नेगेटिव आएगी, क्योंकि वोल्टेज मेरा पॉजिटिव नेगेटिव है, करंट मेरा पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, सही है। तो मैं ये कह सकता हूं, जरा देखो, एक पीरियड में जो वोल्टेज की एक पीरियड था, एक पीरियड में इंडक्टर का पावर पॉजिटिव है, सॉरी सोर्स की पावर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब सोर्स पावर को दे रहा है। और अगले एक पीरियड में क्या हो रहा है बताओ जरा, जो प्रोडक्ट है वो कैसा है बताओ, नेगेटिव है, इसका मतलब ये पावर को क्या कर रहा है, वापस ले रहा है। तो इंडक्टर ने अपने पास पावर क्या रखी, जितनी इसने दी थी, जितना प्रोडक्ट इसका था, पॉजिटिव प्रोडक्ट था, उतना ही क्या प्रोडक्ट है, उतना ही नेगेटिव आएगा। आप देखो ना, सिमेट्रिक नहीं है वेव, तो जितना प्रोडक्ट पॉजिटिव है उतना ही प्रोडक्ट क्या है, वोल्टेज और करंट का नेगेटिव है। इसका मतलब सोर्स ने एक पीरियड में पावर दी, अगले पीरियड में पावर को क्या कर लिया, वापस ले लिया। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं बताओ, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इंडक्टर जो है वो पावर कितनी ले रहा है बताओ,
जीरो। यहां से मैं ये डायरेक्टली ये भी कह सकता हूं, इंडक्टर कभी कोई पावर एब्जॉर्ब नहीं करता, और अगर ये पावर एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो मैं बोलूंगा कि ये कभी भी गर्म नहीं होगा। समझ रहे हो आप मेरा पॉइंट? ये कभी भी गर्म नहीं होगा, इंडक्टर कभी गर्म नहीं होता, आइडियल इंडक्टर, ठीक है। तो अब मेरे पास एक इंडक्टर है, मैं उसको जरा दिखाऊंगा आपको, असल में वो गर्म होगा, ठीक है, असल में वो पावर कंज्यूम करेगा। मेरे पास एक इंडक्टर है यहाँ पे, तो मैं उसको दिखाऊंगा। ये जो इंडक्टर है मेरे पास, बेसिकली इसमें कुछ टर्न्स मैंने लगा रखी हैं, तो उनको मैं दिखाऊंगा आपको। ये जो है, ये जो इंडक्टर है, ये गर्म होगा, इसमें पावर जाएगी। अब कितनी जाएगी वो जरा चेक करनी पड़ेगी मुझे, तो वो देखते हैं। बट एक मिनट के लिए, एक मिनट वापस आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से मेरा जो एक्सप्रेशन आते हैं पावर के, हम वो कैसे निकाल सकते हैं। हालांकि मैं बताऊंगा कि पावर डिलीवर या एब्जॉर्ब का क्या मतलब होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अभी बेसिक लॉज मैंने पढ़ाया नहीं है। आई थिंक आपको समझ आ गया। ये मैं रब कर दूं, इसको रब कर दूं। तो मैंने आपको समझाया कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं और इंटीग्रेट कैसे करते हैं। अब एक मिनट इंडक्टर की एनर्जी को भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, और उसके बाद इसकी पावर भी देखेंगे कि प्रैक्टिकल इंडक्टर में क्या होता है, ठीक है। देखो, आइडियल इंडक्टर आप कभी नहीं बना सकते हो, क्योंकि अगर आपको इंडक्टर बनाना है तो मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि इंडक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको जैसे एक पाइप ले लो, ठीक है, कोई भी पाइप ले लो आप, ठीक है, और उसके ऊपर क्या लगा दो, उसके ऊपर टर्न्स लगा दो, उसी से इंडक्टर बनता है ना। अब इंडक्टेंस की वैल्यू हमने क्या बताई थी, एन स्क्वायर, बोलिए एन स्क्वायर, बोलो, एन डी आई बाई डी टी नहीं था, सॉरी एन डी फाई टी बाई डी आई टी, ये था ना, ठीक है। तो ये बना था एन स्क्वायर, डी फाई टी बाई डी टी को डेरिवेटिव लिया था, फाई टी, बोलिए फाई टी क्या था, फाई टी था नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट डिवाइड बाय रिलक्टेंस। तो इसका मतलब यहां से क्या बना था, डी फाई टी बाई डी आई टी क्या बना था, इज इक्वल टू एन बाई रिलक्टेंस। तो ये बन गया था एन स्क्वायर बाई रिलक्टेंस, और रिलक्टेंस की जब मैंने वैल्यू रखी तो क्या होता है, म्यू ए बाई एल, ये आया था। ये मेरा इंडक्टेंस आया था, ठीक है भाई, ये मेरा इंडक्टेंस आया था, अगर आपको याद हो, ठीक है ना। वैसे आप ईएमएफटी में ज्यादा एक्यूरेट पढ़ोगे इसको, ठीक है ना। ये मैंने वैसे ही जस्ट सिंपल, मतलब इमेजिन करो कि ये इनफाइनाइट लेंथ है, उसके हिसाब से मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो खैर जरा देखिए, तो मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर, नॉट इनफाइनाइट लेंथ, मैं थोड़ा गलत बोल गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर ये हो गया, म्यू इसके अंदर क्या परमिएबिलिटी है, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एल, उससे इंडक्टर बनता है। लेकिन अगर आइडियल सिचुएशन में देखूं तो आइडियल सिचुएशन में रेजिस्टेंस जीरो होता है इंडक्टर वाले कॉइल का, बट प्रैक्टिकली जब भी आप कोई वायर लगाओगे, जब भी कोई वायर लपेटोगे पाइप के अक्रॉस, तो उसका वायर का अपना रेजिस्टेंस होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि प्रैक्टिकल इंडक्टर का कभी भी रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता है। तो जब भी आप कोई कॉइल बनाओगे इस तरह की, उसको आपको रिप्रेजेंट करना होगा, तो एक तो इंडक्टेंस आएगा और एक क्या आएगा, उसका रेजिस्टेंस आएगा। क्यों रेजिस्टेंस आया पता चला, बिकॉज आपने जो वायर लिया है, जैसे मान लीजिए मैं इसकी बात करूं तो इसमें मैंने एक वायर लगा रखा है, कॉपर वायर है मेरे पास या एल्यूमिनियम वायर है, जो भी है, तो कुल मिला के उसका एक इंडक्टेंस है और एक क्या है, उसका रेजिस्टेंस है। तो उस केस में अगर मैं इसको सोर्स के अक्रॉस लगाऊंगा, जब भी इसको सप्लाई के अक्रॉस लगाऊंगा, तो उस केस में ये पावर कंज्यूम करेगा बिकॉज ऑफ आर, बिकॉज आर जो होता है वो पावर कंज्यूम करता है। मैंने आपको दिखाया था कि 60 वोल्ट, जैसे बल्ब अपना पावर ले रहा था, रजिस्टर था, बल्ब तो रजिस्टर होता है, तो उस केस में वो पावर ले रहा था, वो 60 वोल्ट थी। तो बेसिकली वही चीज है, तो ये भी पावर लेगा। अब कितनी पावर लेता है वो डिपेंड करता है कि आर कितना है, ठीक है, और करंट कितना जा रहा है इसके अंदर, तो अभी देखेंगे हम लोग। तो चलिए, तो मैंने आपको बताया कि आइडियल इंडक्टर पॉसिबल नहीं है। अब मुझे एक बात और बताओ, तो इंडक्टेंस को अगर मुझे डिफाइन करना हो अभी ओवरऑल, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा इंडक्टेंस को। इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्यों मटेरियल, बिकॉज अभी अभी आपने देखा कि एल की वैल्यू थी एन स्क्वायर म्यू ए बाई एल, तो मटेरियल प्रॉपर्टी है, म्यू क्या है, परमिएबिलिटी, और डायमेंशन, क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है। बट ये वी और आई पे डिपेंड नहीं करता। इंडक्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच ऑपोजिस चेंज ऑफ करंट। ये मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि चेंज ऑफ करंट कैसे ओपोज कर रही है, बिकॉज करंट का चेंज इसको पसंद नहीं है, क्योंकि करंट के चेंज होने की वजह से फ्लक्स में बदलाव होता है, और फ्लक्स में बदलाव होने की वजह से इसके अक्रॉस वोल्टेज इंड्यूस होती है, और उसी वोल्टेज को हमने एल डी आई बाई डी टी लिखा। तो एल का जो अपीयरेंस है वो करंट के चेंज को ओपोज करता है, ठीक है। एल इसी वजह से, एल का असर हम इसी तरह से देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ये पावर को एब्जॉर्ब नहीं करता। इट नेवर डिसिपेट एनी पावर और वेस्ट एनी पावर। ये कभी भी कोई पावर को डिसिपेट या वेस्ट नहीं करेगा।
इट ओनली स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये केवल एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब कितनी एनर्जी स्टोर करेगा वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, एक होता है एनर्जी और एक होता है पावर। एक होता है एनर्जी एंड पावर। पहले तो इन दोनों में फर्क समझते हैं। एक होता है एनर्जी और एक होता है पावर। थोड़ा सा इन दोनों में फर्क देखिए दोस्तों। एनर्जी क्या चीज होती है और पावर क्या चीज होती है। अगर मैं बोलूं कि एक किसान खेत में काम कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी यूज कर रहा है कि अपनी पावर यूज कर रहा है, मतलब कौन सी चीज है। या फिर मान लीजिए मेरे पास कोई बल्ब है, ठीक है, जब ये ग्लो करता है तो ये एनर्जी यूज करता है कि पावर यूज करता है। या फिर जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो मैं क्या लगा रहा हूं, अपनी एनर्जी लगा रहा हूं कि अपनी पावर लगा रहा हूं, ठीक है। आंसर इज एनर्जी, ठीक है। एनर्जी और पावर में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है जरा देखिए। अगर मैं बोलूं कि ये बल्ब है मेरा, ये 100 वोट का है, आई थिंक इसके ऊपर 100 वोट लिखा हुआ है, तो ये 100 वोट का बल्ब है, इसकी पावर है 100 वोट। बट जब तक ये ग्लो नहीं करेगा क्या मैं पैसे दूंगा इसके? बिल्कुल नहीं दूंगा पैसे, बिकॉज ये ग्लो नहीं कर रहा। बट पावर तो 100 वोट है। तो क्या आप पैसा पावर का देते हो? नहीं जी, पैसा हम पावर का नहीं देते। पैसा किसका देते हैं? एनर्जी का, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैं कोई प्रोडक्ट खरीद के लाऊंगा, तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदूंगा तो उसके ऊपर कैलोरीज लिखा होता है, किलो कैलोरीज और इस कैलोरीज इस तरह से लिखा होता है। तो बेसिकली मैं पैसा किसका पे कर रहा हूं? मैं एनर्जी का पैसा पे कर रहा हूं। समझ रहे हो आप मेरा पॉइंट? तो इसी तरह से जो भी कोई काम होते हैं, जितना भी, अब मैं कोई भी काम करूंगा, मैं जो आपको डिलीवर कर रहा हूं, ये भी मेरी एनर्जी यूज हो रही है, उसी का तो मैं आपसे डिमांड करता हूं पैसा, ठीक है। तो कुल मिला के हर किसी फील्ड में ऐसा ही होता है। आप इमेजिन कीजिए कि एक बंदे को आपने हायर किया अपने घर में काम कराने के लिए। कोई आप लेबर चौक पे गए और एक बंदे को लेके आए, वो बंदा बड़ा ताकतवर था, उसके अंदर बहुत ताकत थी। अब मेरे घर में आके मैंने बोला जरा काम करो, अब वो काम ही नहीं कर रहा। ताकत तो है उसके अंदर बट वो काम नहीं कर रहा, वो टाइम के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा अपनी ताकत को। आप समझ रहे हो? तो क्या आप उसको पैसा दोगे? ऑब्वियसली नहीं दोगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो जो पावर है उसको वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब एनर्जी क्या चीज बनी बताओ? पावर इनटू कितनी देर तक वो पावर आप लगा रहे हो। समझ रहे हो? तो एनर्जी क्या आई बताओ जरा। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर इनटू टाइम, सही है। अब जैसे ये बल्ब, अगर ये ग्लो करेगा, अगर ये बल्ब ग्लो कर रहा है मेरा, तो इस बल्ब का क्या होगा बताओ? इस बल्ब की कुछ पावर है। अब वो पावर कितने टाइम तक यूज हुई है, वो टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगी? एनर्जी। और वो हमारा जो मीटर होता है घर के बाहर, वो क्या लगा होता है? वो एनर्जी मीटर होता है। वो बेसिकली पता कर लेता है कि कितनी एनर्जी खर्च हुई है, उसके हिसाब से हमारा बिल आता है। समझ रहे हो? तो बेसिकली हम बिल किसका दे रहे होते हैं? एनर्जी का, ठीक है ना। जरा देखिए, मैं थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं और उसके बाद वापस मैं एनर्जी पे आऊंगा। जरा देखिए दोस्तों, देखिएगा एनर्जी कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिंपल केस लूं, मेरे पास कोई मेरा अपना घर है, ठीक है। मैं एक जनरल छोटा सा केस ले रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए उसमें 4 मैंने बल्ब लगा रखे हैं, ठीक है, और एक बल्ब 60 वोट का है, 60 वोट का है। तो टोटल कितनी पावर कंज्यूम करेंगे अगर ये ग्लो करेंगे? तो 240 वोट। और एक बल्ब ऑन एन एवरेज दिन में कितने टाइम चलता है? मान लीजिए 3 घंटे चलता है। तो एनर्जी क्या बनेगी बताओ जरा। एनर्जी ऑफ बल्ब, हाँ जी बताओ। वो बनेगी 240 इंटू 3, तो कितना बना? 720 वोट आर। वोट आर लिखिए क्योंकि ये वोट है और ये आर है, तो वोट आर। इतनी एनर्जी ये बल्ब खा गया। 4 बल्ब जो थे मेरे वो खा गए। चलिए दूसरा मैं लेके चल रहा हूं कि मेरे घर में 4 ट्यूब्स हैं, जो जलाते हैं ट्यूब हम लोग, और एक ट्यूब 25 वोट की है। तो 4 गुना 25 वोट, तो टोटल पावर कितनी हुई? 100 वोट। और ऑन एन एवरेज मैं मान के चल रहा हूं कि जो ट्यूब है वो भी 3 घंटे चलती हैं। तो आप बताओ कितना हुआ? 300 वोट आर ये खर्च कर गया। 720 पहले बल्ब खा गए, 300 वोट आर ये खा गया, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास एक फ्रिज है, ठीक है। अब जो फ्रिज है वो है 300 वोट का या 500 वोट मान लीजिए। फ्रिज की जो पावर है वो मान लीजिए 500 वोट है, ठीक है। और फ्रिज मेरा 24 घंटे चलता है, 24 आवर। तो आप बताएंगे कितनी कंज्यूम होगी बताओ? 7200 वोट आर, 7200 वोट आर, ठीक है। ये एनर्जी है फ्रिज खा गया। फिर मेरे घर में मान लीजिए 2 एसी हैं, ठीक है, और एक एसी 1500 वोट का है। तो इंटू 2 करोगे तो कितना आया? 3000 वोट। और गर्मियों का टाइम है मान लीजिए, तो 3000 वोट
इंटू मान लीजिए ऑन एन एवरेज 8 घंटे चलते हैं, तो क्या बना बताओ जरा, 24,000 वोट आर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है भाई, अब आइए फैन पे। मान लीजिए मेरे पास फैन है, ये फ्रीज था अभी, मेरे पास अब फैन है। फैन मान लीजिए मेरे घर में 4 लगे हुए हैं, 4 फैन लगे हुए हैं, सीलिंग फैन। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि 60 वोट का एक फैन होता है, तो इसका मतलब पावर कितनी गई, 240 वोट अगेन। ठीक है, तो एनर्जी कितनी आई बताओ, 240 इंटू कितनी देर चल रहे हैं फैन, मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 6 आवर चल रहे हैं। ठीक है, तो कितना बना बताओ, 1440 वोट आवर। क्या कहते हो, सही है, इतनी एनर्जी ये फैन खा गए। अब मुझे बताइए टोटल एनर्जी मेरे घर में कितनी कंज्यूम हुई, टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई बताओ, 720 वोट तो वोट आर तो ये बल्ब, 300 वोट आर मेरा ट्यूब। ठीक है, है जी, 12,000 होगा। अब मिस्टेक मत क्या करें भाई, ऐसे छठी क्लास वाले लोग जैसे मिस्टेक करते हैं ना, ऐसे मिस्टेक करते। 12,000, हाँ जी बोलिए, ये बना 12,000 प्लस, बोलिए भाई ये कितना आया, 24,000, सबको जोड़ो ना, और प्लस कितना आया बताओ जरा, 1440। ठीक है, तो अब बताइए टोटल पावर कितनी आई, बताइए टोटल पावर कितनी आएगी, टोटल नॉट पावर, टोटल एनर्जी। तो ये मेरे घर की टोटल एनर्जी है एक दिन की। ठीक है, तो आप देखिए ये बना 2400 प्लस 12,000। ठीक है, 24,000 प्लस 12,000 ये बना 36,000, 38,460 इतना वोट आ। अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 38.46 kWh, किलो वोट आर। ठीक है, मैंने 1 किलो बना दिया। अब 1 किलो वोट आर का मतलब होता है 1 यूनिट। ठीक है, और 1 यूनिट अगर मैं पंजाब की बात करूं तो 1 यूनिट कितने की होती है बताइए जरा, पंजाब में अप्रोक्सीमेटली 7 रुपया या 10 रुपया। ठीक है, तो मे बी 7 रुपये से मैं मल्टीप्लाई करता हूं, एक दिन का खर्चा ही है। चलिए कोई बात नहीं, एक दिन में 38.46 यूनिट निकली, 38.46 यूनिट मेरे पास निकली, क्योंकि 1 किलो वोट आर का मतलब होता है 1 यूनिट। ठीक है, तो एक दिन में इतनी यूनिट निकली, तो 30 दिन में कितनी निकली बताइए, 38.46 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बताओ 30 डेज में कितनी यूनिट निकल आई, मल्टीप्लाई कीजिए भाई, बोलिए 30 डेज में कितनी यूनिट निकली है जी, 1153.8 यूनिट। और एक यूनिट कितना होता है, एक यूनिट मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 7 रुपीज के बराबर है। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए, आपका बिल आ जाएगा महीने का, समझ आया। तो ये एनर्जी का बिल, एनर्जी हमने निकाला कि क्या होती है एनर्जी मेरी। ठीक है ना, एनर्जी क्या होती है बेसिकली, पावर इनटू टाइम। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों अब वापस आते हैं जरा। तो मैंने आपको समझाया कि एनर्जी क्या होती है, मैं इसको रब कर दूं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जरा देखिएगा, नेक्स्ट जरा देखिएगा। अब इंडक्टर पे आते हैं वापस। मैंने बताया कि इंडक्टर जो है वो एनर्जी स्टोर करता है, वो कभी भी वेस्ट नहीं करता, वो कभी पावर को डिसिपेट नहीं करता। जैसे बल्ब डिसिपेट करता ना हीट की फॉर्म में, पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके एनर्जी बन जाती है, और उस एनर्जी को हीट की फॉर्म में वो डिसिपेट करता है। अब ऐसा इंडक्टर नहीं करता, इंडक्टर स्टोर करता है। हमने देखा कि इंडक्टर की जो पावर थी वो 0 आ रही थी, एक पीरियड में वो ले रहा था, अगले पीरियड में उतनी पावर वो दे रहा था। ठीक है, या सोर्स का अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सोर्स एक पीरियड में दे रहा है तो अगले पीरियड में ले रहा है उससे, इसका मतलब खुद के पास इंडक्टर के बाद कितनी पावर आई, 0, कोई पावर नहीं आई। ठीक है जी, तो चलिए दोस्तों अब एनर्जी की बात करते हैं कि एनर्जी कैसे स्टोर होती है इंडक्टर में। ठीक है, वो जरा देखिए। मैंने आपको बताया कि मान लीजिए मेरे पास कोई इंडक्टर है और उसके अक्रॉस मैंने कोई वोल्टेज सोर्स लगा दिया VT। ठीक है, अब इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज आएगी ET, इंडक्टर के अक्रॉस, विच इज LdI/dt, अब जानते हो। ठीक है, और यहां से करंट आ रहा है IT। मैं ऐसे कह सकता हूं कि VT और ET बराबर ही होगा, बिकॉज पैरेलल में है। ठीक है, हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि पैरेलल में वोल्टेज बराबर होती है, वैसे आपको पता होगा पैरेलल में वोल्टेज बराबर होती है, तो VT और ET मेरा क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं ये कह सकता हूं जितनी एनर्जी सोर्स डिलीवर करेगा उतनी एनर्जी तो इंडक्टर को मिलेगी, सीधी बात है। जितनी सोर्स डिलीवर करेगा उतनी एनर्जी तो इसको मिलेगी। तो कितनी एनर्जी डिलीवर कर रहा है सोर्स, VT इंटू IT तो पावर होगी, कि पावर डिलीवर करेगा VT इंटू IT, इंटू क्या कर दो, DT कर दो। स्मॉल टाइम में अगर मैं देखूं तो DT से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरे पास स्मॉल एनर्जी आ गई DE, ये मेरे पास स्मॉल एनर्जी आ गई DE, क्योंकि ये DT टाइम के अंदर है।
अब अगर मैं फर्दर इसको देखूं तो ये बन गया VT, VT की जगह पे क्या रख दूं, L DIT बाई DT, ये तो मेरा VT हो गया, और करंट है मेरा IT और इनटू DT, सही है, ये मेरी स्मॉल एनर्जी होगी। तो मैं कह सकता हूं, मतलब हालांकि ये अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है ना, एनीवे बट मैं थोड़ा इजी लेके चल रहा हूं इसको, LIT इंटू DIT, सही है भाई, इस तरह मेरा ये कट गया और ये बन गया, ये मेरा स्मॉल एनर्जी है। बट मैं चाहता हूं किसी टी टाइम में एनर्जी निकालना, कि टी टाइम में कितनी एनर्जी जा चुकी है इससे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो एनर्जी कितनी जाएगी, टी टाइम में करंट आपका क्या हो चुका है, आपका 0 एम्पियर शुरू स्टार्ट हुआ था मान लीजिए, और 0 से कहां तक चला गया, मान लीजिए कुछ IT तक चला गया, तो मैं इसको लिखूंगा LIT DIT, और इसको इंटीग्रेट कर दो कहां से कहां तक बताइए, 0 से लेके कुछ IT तक, क्योंकि मैं मान के चलाऊं कि शुरू में इनिशियल करंट मेरा 0 था, या आप बेहतर I0 से शुरू कर सकते हो। इनिशियल करंट अगर I0 होगा तो पहले से ही कुछ एनर्जी तो इसमें रहेगी, ठीक है। तो एनीवे चलिए जरा देखिए क्या बना, ये बना हाफ LIT स्क्वायर, ये बन गया। तो ये मेरे आगे एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर एंड दिस इज द इंस्टेंटेनियस एनर्जी। इसका मतलब मैं समझाऊंगा क्या होता है, बिकॉज ये जो करंट है ये मेरा इंस्टेंट वाला करंट है, क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपको बतानी हो कि इंडक्टर में क्या एनर्जी गई है या सोर्स ने कितनी एनर्जी दी है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो उस इंस्टेंट पे वाला जो करंट है वो यहाँ पे पुट कर दो, उससे क्या आ जाएगा एनर्जी। आप पहले भी पढ़ते थे मेरे ख्याल से, हाफ LI स्क्वायर आप पढ़ते थे, ठीक है ना, तो अब ये हाफ LIT स्क्वायर बन गया, ठीक है ना, आप जरा इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से मेरी एनर्जी इंडक्टर स्टोर करता है। अब उसको जरा फील करते हैं उस एनर्जी को, ठीक है, कि ये कितनी एनर्जी होती है, ठीक है, उसको जरा देखते हैं। तो देखिए मेरे पास, मैं एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं, बट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि एक्सपेरिमेंट किस तरह का है। मैं रब कर दूं इसको रब कर दूं। चलिए दोस्तों देखिए, अब मैं इस एनर्जी को जरा फील करना चाहता हूं इंडक्टर की, ठीक है। हालांकि जब हम ट्रांजिएंट पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि और भी मेरे पास बहुत तरीके होंगे इस इंडक्टर की एनर्जी को देखने के, इसको फील करने के। बट एक बार मैं थोड़ा एक एक्सपेरिमेंट लिए आपको प्रूव कराता हूं कि कितनी खतरनाक हो सकती है एनर्जी, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक बार इसी पे समझते हैं, बोर्ड पे देखिए मेरे पास जो सेटअप है कुछ इस तरह का है। ये मेरे पास कोई पाइप है और इसके ऊपर मैंने कुछ टर्न्स लगा रखी है, ठीक है जी। पहले तो मैं बता दूं ये आइडियल इंडक्टर नहीं है। अब आप बोलोगे आइडियल क्यों नहीं है, क्योंकि इसके वायर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं कि कितनी पावर ये कंज्यूम करेगा, ठीक है। क्योंकि आइडियल नहीं है तो ये अगर मैं इसको सप्लाई में लगाऊंगा तो आप कह सकते हो कि इसके पास रेजिस्टेंस है तो पावर को ये कंज्यूम करेगा, ठीक है। अब कितनी पावर कंज्यूम करेगा उसको मैं आपको जरा दिखाता हूं कि बेसिकली कितनी पावर ये ले रहा है सप्लाई से, सो दैट आप मेजर कर सको पावर को, ठीक है जी। तो मैं ये टेप उतार देता हूँ 1 मिनट के लिए, क्योंकि इसको मैंने एक रेक्टिफायर से कनेक्ट किया हुआ था। चलिए, हाँ जी, तो आप लोग तैयार हैं? मैं थोड़ा सा इसका इंसुलेशन उतार देता हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो देखिएगा मैंने इसका इंसुलेशन हटा दिया है एंड अब मैं ज़रा इसको सप्लाई देता हूँ। तो देखिए यहाँ से मेरी जो पावर है वो यहाँ से जो सप्लाई है वो मीटर के थ्रू इसमें आ गई है पोर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोई लोड नहीं लगा रखा फिलहाल, तो इसलिए आप देख सकते हो जो सबसे ऊपर वाली रीडिंग है वो वॉट में है, वो पावर की रीडिंग है, ठीक है ना, वो पावर की रीडिंग है। आई होप सबको नजर आ रहा हो ये, ठीक है जी। तो ये पावर की रीडिंग है सबसे ऊपर, वॉट में है ये, ठीक है ना। अब जरा देखिए, तो मैं जरा सप्लाई लगाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें, तो जरा देखते हैं कि कितनी पावर ये लेगा। एक पॉइंट मैंने डाल दिया एंड दूसरा पॉइंट, आई थिंक ये कनेक्ट नहीं हुआ है। आई थिंक एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे सप्लाई है यहाँ पे, तो मेरा जो पॉइंट है वो आई थिंक इस पर कनेक्ट नहीं हुआ। तो चलिए, बिकॉज ये जैसे कनेक्ट हो गए पावर की रीडिंग देना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अभी पावर की रीडिंग आ गई है। आप देख सकते हो कि पावर कितनी ले रहे हैं, 1280 समथिंग ऐसे कुछ है, 1280 वोट। इसका मतलब ये गर्म हो रहा होगा, और सच बताऊं तो ये गर्म हो रहा है। और इसके अंदर AC सप्लाई है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या कर रहे हैं, एक बार इधर नॉर्थ एक बार इधर साउथ, ऐसे फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये डेंजरस है, बहुत हैवी पावर है ये, तो हीटर जितनी पावर होगी, तो इसका मतलब जितनी देर में हीटर गर्म होता है उतनी देर में ये भी गर्म होने वाला है। अभी ये गर्म होने भी लग गया है, तो मैं इसको ज़्यादा टाइम दे नहीं सकता, ठीक है। मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, मुझे इसको हटाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया।
ठीक है, ये गर्म हो गया इतनी सी देर में, और ये कितना गर्म हो जाता, आप सोचिए हीट जितनी पावर ले रहा है ये, तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस है, तभी तो पावर ले रहा है, इसका अपना एक रेजिस्टेंस है, तभी ये पावर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है ना। एनीवे, अब जरा इंडक्टेंस भी तो है इसमें, देखा जाए तो अकेला रेजिस्टेंस नहीं है इसमें, इसके पास क्या है, इंडक्टेंस भी है। अब मैं उस इंडक्टेंस की एनर्जी को देखना चाहता हूं, जरा बोर्ड पे आइए एक बार, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये जो कॉइल है इसका एक अपना इंडक्टेंस होगा और एक अपना रेजिस्टेंस होगा। एक मिनट रेजिस्टेंस को आप छोड़ दीजिए, रेजिस्टेंस को दिमाग से निकाल दीजिए, ये कुछ एनर्जी स्टोर तो करेगा ही, हालांकि ये डिसिपेट भी कर रहा है एनर्जी को, जो पीछे से पावर आ रही है उसको डिसिपेट भी कर रहा है, बट मैं जानता हूं कि कुछ एनर्जी को क्या करेगा, ये स्टोर भी करेगा, ठीक है। एक और चीज देखिएगा, मैं इस एनर्जी को फील करना चाहता हूं। अब कैसे फील करूंगा एनर्जी को, मुझे देखना पड़ेगा इसको सप्लाई देके कि इतनी एनर्जी है। अब उसको फील करने का सबसे बेस्ट वे क्या है, सुनो जरा देखिएगा, उसको फील करने का सबसे बेस्ट वे क्या है, कितनी एनर्जी इसमें है। ये इसके अंदर प्लास्टिक का पाइप मैंने लगा रखा है, ठीक है, प्लास्टिक पाइप है, तो इसके अंदर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अगर मैं आप यहां से देखें तो मैं कह सकता हूं इसके अंदर जो है, इसके अंदर ये प्लास्टिक पाइप है, और यहां पे जब मैं सप्लाई दूंगा इसको तो इसके अंदर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी। ये प्लास्टिक पाइप है, व्हाइट व्हाइट आप देख रहे होंगे, ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, तो उनके अंदर ही एनर्जी स्टोर होती है, स्टोर एनर्जी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर ही होती है। तो मैं उसको कैसे फील करूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को फील करने का बेस्ट वे क्या होता है, एक आयरन रोड, ठीक है। अब जैसे मेरे पास ये एक हैवी रोड है, मैं अगर आपको दिखाऊं, ये मेरे पास एक हैवी रोड है, ठीक है, इसका वजन तकरीबन होगा मे बी 1 किलो या 1 किलो से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखा जाए तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है आयरन, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, अट्रैक्ट होता है। तो मैं इसकी एनर्जी को फील कर, अगर मैं देखना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा बताइए, इसकी एनर्जी, इस आयरन को मैं इसके सामने रख दूंगा बस, तो ये क्या करेगा, ये इस आयरन को अपने अंदर लेगा। क्यों लेगा अपने अंदर, वो उसका 2-3 रीजन है, जरा देखिए बोर्ड पे आइए, मैं बताता हूं क्यों इसके अंदर लेगा, ठीक है। देखो, जैसे मैं आयरन को यहां पे लाऊंगा, ये इसको शक कर लेगा। क्यों शक करेगा, सबसे पहली बात तो आयरन की जो परमिएबिलिटी होती है वो एयर की परमिएबिलिटी की से 1000 to 10,000 टाइम्स ज्यादा होती है। वो डिपेंड करता है आयरन किस टाइप का है, ठीक है, कई तरह का हम एलॉय बनाते हैं, मिक्सिंग करते हैं इसके अंदर, तो 1000 to 10,000 टाइम्स ज्यादा होता है परमिएबिलिटी। तो आयरन का जो रिलक्टेंस होगा वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा, एयर के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। जो यहां से फ्लक्स लाइंस निकल रही थी, अब उनको कौन सा पाथ पसंद है बताओ, उनको लो रिलक्टेंस पाथ पसंद है, और लो रिलक्टेंस पाथ कौन प्रोवाइड करेगा, आयरन ऑब्वियसली। तो क्या बोलेंगी फील्ड लाइंस, वो बोलेंगे तुम बाहर क्या कर रहे हो, तुम अंदर आओ ना, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या करेगा, वो अंदर खींच लेगा इसको, और खींचने और अंदर फिर निकलने नहीं देगा अंदर से। जरा देखिएगा अब कितनी एनर्जी इसमें होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको डीसी सप्लाई देता हूँ पहले तो, बिकॉज मैं एसी सप्लाई नहीं देना चाहता, मैं डीसी सप्लाई से देखना चाहता हूँ, ठीक है। और डीसी सप्लाई इसके लिए खतरनाक होगी, सही बताऊँ तो, ठीक है। एसी सप्लाई में कितना पावर ले रहा था ये बताओ जरा, 1200 समथिंग कुछ ले रहा था। अगर मैं इसको डीसी सप्लाई दे दूं, सोचिए अगर मैं वाया रेक्टिफायर इसको सप्लाई दूं तो क्या लगता है आपको पावर कितनी लेगा। सेम एयर के केस में, मैंने इसमें एयर ही रखी है, पहले भी एयर थी, अभी भी मान लीजिए एयर ही है। तो सोचिए कि अगर मैं इसके अंदर, अगर मैं इसके अंदर अगर मैं डीसी सप्लाई दूं, सोचिए तो डीसी सप्लाई देने से ये कितनी पावर लेगा, आप बता सकते हो मुझे, क्या उतनी लेगा, सोच के बताइए। मे भी आपको थोड़ा आगे पता चलेगा जब हम पढ़ेंगे इसको, और फर्दर जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा डीसी केस में ये ज़्यादा पावर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब आप बोलोगे ज़्यादा क्यों, मैं अभी पहले आपको चेक करा देता हूँ, ठीक है। डीसी में भी रेजिस्टेंस करके पावर लेगा, बट डीसी के केस में पावर ज़्यादा आएगी। अगर मैं इंडक्टर का केस लूँ तो डीसी के केस में पावर ज़्यादा आएगी। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, और जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे, आगे पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा टेप लगा देता हूँ, ये ऑलरेडी एक टेप थी, मैं उसी का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सो दैट ये मेरे लिए सेफ्टी हमेशा ज़रूरी है भाई, ठीक है, तो इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। एनीवे, तो चलिए दोस्तों, मैं एक बार इसको ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। पहले कितनी पावर थी बताओ, वोल्टेज तो स्टिल मैं उतनी मान सकता हूँ, है जी, 1280। ओके, मैंने 1 मिनट, ये थोड़ा सा कनेक्शन में भी रॉन्ग हो गए हैं, तो आपको ये ध्यान से करना होता है, ठीक है जी। अभी जैसे मैंने आपको बताया ना, कनेक्शन मैंने उल्टे कर दिया अभी, ठीक है, तो कई बार आप ध्यान नहीं रखते हो, ठीक है ना।
कई बार आपका दिमाग कहीं और होता है। तो बिजली का काम जब भी करना होता है, मेक श्योर कि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो आपकी एक ही जगह होनी चाहिए, मतलब बाकी जगह तो, क्योंकि ये आउटपुट है मेरी, ठीक है ना, ये इनपुट है, तो मैंने उल्टा कनेक्ट कर दिया था। मैं आउटपुट पे अब मुझे कनेक्ट करना है इसको, ठीक है। तो मैं जो अपना इंडक्टर कनेक्ट कर रहा हूँ वो मेरा आउटपुट पे कनेक्ट करना है, ठीक है जी। तो मैंने थोड़ा कनेक्शन उल्टे कर दिए थे, तो थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा इसमें, मुझे माफ़ करें इसके लिए। देखिए दोस्तों, तो चलिए अब अगेन ये टेप मेरे को लगता है किसी काम की नहीं रही, तो मैं दूसरी टेप लगा देता हूँ इसके ऊपर, क्योंकि प्रोटेक्शन सबसे ज़रूरी है, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको इन द मीन टाइम, जब तक मैं कनेक्शन कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आप इंजीनियरिंग सीख रहे हो, बट मैं आपको बता दूँ अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आपका मैथमेटिक्स कितना स्ट्रॉन्ग है वो ठीक है, वो आपको नंबर दिलाएगा, बट मुझे लगता है कि आपको आंसर की बजाय आपको अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आंसर तो देर सवेर आ ही जाएगा, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, आपका कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आंसर आप निकाल लोगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को लेके कैसी है, ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा अपनी अंडरस्टैंडिंग पे, आपको धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्डअप होंगे, ठीक है। लंबा सफ़र है तो चलते हैं धीरे धीरे, आप देखना आप समझ जाएंगे। एनीवे, मैंने अभी रेक्टिफायर लगा दिया और इसके आउटपुट पे कनेक्ट कर दिया, और मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। फिलहाल इसके अंदर मैंने एयर ही है, इसके अंदर कुछ नहीं डाला है, ठीक है। तो पहले पावर कितनी ले रहा था एसी के केस में बताइए, 1200 समथिंग कुछ ले रहा था। अब जरा देखते हैं, मेरे हिसाब से अब ज़्यादा पावर लेनी चाहिए, और ये आपका एक तरह का होमवर्क रहेगा जब तक मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ इस टॉपिक को, ये पावर ज़्यादा क्यों ले रहा है, ठीक है। जरा देखिएगा, देखिए दोस्तों कितनी पावर ले रहा है ये, 800-900 पावर ज़्यादा ले रहे हैं, या 600 पावर मतलब या 500 पावर के अराउंड थोड़ी ज़्यादा पावर ले रहा है। मैं इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक है। तो कितनी पावर ले रहा था, 174, इसका मतलब ज़्यादा पावर ले रहा है अभी ये, इस बार कितनी पावर ज़्यादा, 500 वोट के अराउंड अप्रोक्सीमेटली बढ़ गई है। तो आप सोचिएगा कि ये क्यों इतनी ज़्यादा पावर ले रहा है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप जरा सोचिए, मैं थोड़ा सा इस पर वर्कआउट कराऊंगा आपको, डोंट वरी, आगे आएगा ये टॉपिक, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे, बट आप इसको जरा दिमाग लगाइएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। दूसरा मैं आपको जरा इसकी एनर्जी दिखाता हूँ कि ये एनर्जी स्टोर करता है। अब इस एनर्जी को कैसे फील कर सकता हूँ, सोचिए, मेरे पास ये आयरन रोड है और मैं इसको वर्टिकल ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है, और ये करीबन 1 से 1.5 किलो की है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा इसके अंदर डाल दिया सो दैट ये गिरे ना, ठीक है। अब पता नहीं मेरा हाथ इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि जब ये, असल में क्या होगा, जरा देखो, जैसे मैं इसको ऑन करूँगा ये क्या करेगा, ये इसको शक करेगा, बिकॉज लो रिलक्टेंस प्रोवाइड कर रही है इसको। अब इतने इसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि ये इतने वजन को उठा सकता है, ठीक है, ये बड़ी खतरनाक एनर्जी बनेगी। तो क्या मेरा हाथ उतना स्ट्रॉन्ग होगा कि इसको रोक पाए। तो मैंने पहले तो मैं जिम करता था, वैसे आप देख सकते हो, ठीक है, बट अभी कुछ दिनों से मतलब मैं नहीं जा रहा हूँ, तो आई होप मैं थोड़े मेरी हेल्थ मेरे साथ ही होगी। चलिए आप तैयार हो। अब ये क्या था, ये सप्लाई हट रही थी, ठीक है, अच्छी बात है, मैं इसको कट नहीं करने वाला हूँ। क्या हो रहा था पता है आपको, क्या हो रहा था बताइए, ये मैं चाहता हूँ वीडियो में रहे, बिकॉज अभी क्या कर रहे थे आप, ये जो कनेक्शन थे इसके वो हट रहे थे, आप समझ रहे हो। तो जैसे कनेक्शन हट रहे थे क्या हो रहा था बताओ, ये नीचे गिर रहा था, और जैसे कनेक्शन लग रहे थे तो क्या हो रहा था, ये फिर शक कर रहा था, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं चाहता हूँ कि ये कनेक्शन ना लूज हो, ठीक है। तो मेरी, आप लोग तैयार हो, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये एकदम से हिलता है तो मैं चाहता हूँ कि या तो कोई स्टूडेंट आ जाए एकदम से, ठीक है, आप एक बार आ जाइएगा, ठीक है, एक वॉलंटियर चाहिए मुझे, आ जाओ आप आ जाओ, ठीक है। हाँ मैं दोनों हाथ से पकड़ लूँगा ना, तो उससे फिर ये, हाँ जी, तो या तो आप पकड़ लीजिए, ठीक है, नहीं ये थोड़ा सा डेंजरस है, आप स्विच को ऑन करेंगे बस, ठीक है। मैं एक बार कनेक्शन फिर से चेक कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं ज़रा, हाँ जी आप तैयार है, हाँ जी कीजिए, ऑन कीजिए, नहीं हाँ ऑन करो, ऑन नहीं हुआ, एक मिनट इसको ऑफ कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। वो एक्चुअल में यहाँ पे कनेक्शन नहीं हो रखा है, तो मैं ज़रा यहाँ से थोड़ा सा कनेक्शन टाइट कर देता हूँ, बिकॉज, हाँ जी दोस्तों देखिएगा, तो आई होप ये अभी ठीक है, हाँ जी चलिए ऑन कीजिए, नहीं अभी भी नहीं लगा है, नहीं ये यहाँ से ऑलरेडी कनेक्टेड है,
नहीं यहाँ से कनेक्टेड नहीं है, 1 मिनट रुकना, ऑफ कीजिए। यहाँ पे भी कनेक्शन लूज हो रहा है इसका, तो 1 मिनट में देखता हूँ जरा। अब यहाँ से कनेक्शन नहीं, ओके दोस्तों अभी ठीक है, ठीक है जी। तो चलिए अब जरा दोबारा करते हैं। हाँ जी, आप ऑन करेंगे, अभी फिर से कनेक्शन लूज होगा, ऑफ कर दीजिए। इसको मैं दूसरी जगह पे लगाता हूँ बिकॉज ये कनेक्शन नहीं बन रहा। मैंने इसको दूसरे पोर्ट में लगाया सो दैट ये कनेक्शन थोड़ा ठीक हो, और एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ। नहीं अभी कनेक्शन हुआ नहीं। हाँ जी, अब जरा ऑफ कर दीजिए। देखिए दोस्तों, कि मुझे इसको बिल्कुल आराम से उठाना पड़ेगा। हाँ जी चलिए कीजिए, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो आप देखिए कि फिलहाल इसने ऑलरेडी इसको अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। ये इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे भी निकालने की कोशिश करूंगा, ये नीचे निकलने नहीं दे रहा इसको, ठीक है। तो चलिए अब जरा मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, ऑफ कर दीजिए। हाँ जी, तो आपने देखा कि कितना स्ट्रॉन्ग इसमें एनर्जी होती है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। ये बस ये सिर्फ कनेक्शन का एक मैटर था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी इसके अंदर है, ठीक है ना। नेक्स्ट जरा देखिएगा, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। मैं इसी एनर्जी को एक डिफरेंट वे में यूज कर सकता हूं, और आप भी एक कुछ इनोवेटिव आइडिया लगा सकते हो अपने कि इस एनर्जी को कैसे हम यूज करें। मे बी लिफ्टिंग में, या मे बी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैंने एक छोटा सा लिफ्टिंग वाला प्रोसेस समझाया आपको कि किस तरह से आयरन बॉडी को किस तरह से हम लिफ्ट कर रहे हैं यूजिंग मैग्नेटिक एनर्जी। आप अपना आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि इंजीनियरिंग का मकसद आपके एग्जाम से नहीं है, सही बताऊं तो, ठीक है। इंजीनियरिंग का मकसद है कुछ लाइफ को बेहतर बनाने से। इंजीनियरिंग की डेफिनेशन ही ये है, ठीक है, कि हम जो हमारे पास प्रिंसिपल जो कुछ साइंटिस्ट ने हमें दिए, उनकी हेल्प से हम कुछ बेहतरीन हमारी ज़िंदगी के लिए हम कुछ बना सकें, हम सहूलियत दे सकें लोगों को। तो चलिए ज़रा देखिए दोस्तों, एक और मैं इसी चीज़ को दूसरे वे में दिखा रहा हूँ। ज़रा देखिएगा, मेरे पास एक आयरन रोड है। आप ज़रा इसको, ये थोड़ा हल्का है बिकॉज मैं चाहता हूँ कुछ इनर्शिया बने इसका, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर रख रहा हूँ और मैं ज़रा सप्लाई को ऑन करूँगा, ठीक है। और ज़रा देखते हो कि आयरन रोड को निकलने देता है कि नहीं देता, ठीक है। तो मुझे एक बार फिर से एक बार चाहिए, एक बार हेल्प की ज़रूरत होगी आपकी। चलिए, आपका नाम क्या है जी? पवन। हाँ जी, पवन फ्रॉम हिमाचल, है ना। हाँ जी, तो आप एक बार इसको बस इसको यहाँ से आप हाथ लगा लीजिए हल्का, बस मतलब सो दैट ये अंदर आए, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, ज़रा दिखाता हूँ मैं आपको एनर्जी, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, मैग्नेटिक एनर्जी आपने देखा, बेसिकली ये अट्रैक्ट कर रहा है और इसको निकलने नहीं दे रहा है, बाहर नहीं जाने दे रहा, इसको बाहर नहीं जाने देगा। एक बार दोबारा देखिए, एक बार फिर से कीजिए। तैयार हो आप लोग? चलिए मैं ऑन कर दूं, तो बिल्कुल बीच में लाके इसको, मतलब ये बाहर जाने की भी कोशिश कर रहा है ना, तो इसको बोलेगा नहीं तुम बाहर नहीं जाओगे, बिकॉज तुम्हारा जो रिलेक्टेंस है वो लो है, और जो इसके अंदर फ्लक्स है उसको लो रिलेक्टेंस पाथ चाहिए, तो वो इसको जाने नहीं देगा। बट सोचिए, अगर मैं इसको डेंजरस बनाना चाहूँ तो मैं इसको डेंजरस भी बना सकता हूँ। मैंने इसको नाम दिया मैग्नेटिक गन का, ठीक है, साइलेंट गन आप इसको बोल सकते हो। सोचिए कि जिस इंस्टेंट पे ये अंदर खींच रहा था इसको, और जिस टाइम ये बाहर इनर्शिया की वजह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, अगर मैं उसी इंस्टेंट पे अगर मैं इसको ऑफ कर देता, ठीक है, उसी इंस्टेंट पे स्विच को ऑफ कर देता, तो क्या वो आयरन पीछे वापस आ पाता? नहीं, वो आयरन इनर्शिया से क्या होता, फिर सीधा आगे शूट करता, ठीक है ना। तो चलिए एक बार मैं जरा ट्राई करके दिखाता हूं आपको, बट ये बहुत रिलायबल नहीं है, मैं आपको बताऊं, ठीक है, ये बहुत अनरिलायबल गन है। अब अनरिलायबल क्यों है वो मैं अभी बताऊंगा आपको, बट पहले एक बार ये वाला पार्ट देखते हैं, ये जो एकदम से शूट करेगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं आगे कुछ रख लेता हूं सो दैट मुझे उसकी दिक्कत ना हो। आप मुझे कोई बैग दे दीजिए। हाँ जी, थैंक यू। तो मैं एक बैग रख रहा हूँ सो दैट ये इसकी जो एनर्जी होगी इसको ये एब्जॉर्ब कर सके। मे बी यहाँ पे जब लगेगा तो ठीक है जी। हाँ जी, तो इसको आप टाइट कीजिएगा, या फिर आप एक हाथ यहाँ पे रख लीजिए और एक आप इस पे रखिए, ठीक है, थोड़ा सा, हाँ एक इस पे रखिएगा, इसको थोड़ा टाइट करके रखिएगा, ठीक है जी। तो आप लोग तैयार हो दोस्तों? ठीक है, सब आई थिंक ये कैमरा कैप्चर कर रहा होगा इस चीज़ को, ठीक है। तो जरा देखिए, ये यहाँ पे लगना चाहिए, देखिएगा, आपने देखा। तो बेसिकली मैंने क्या किया, जैसे ही निकला मैंने इसको ऑफ कर दिया, इनर्शिया का यूज किया मैंने, ठीक है। अब ये बहुत छोटा इंडक्टर है, तो आप छोटे इंडक्टर में एक बार दोबारा देखिए, जरा देखिए, बट ये बहुत अनरिलायबल गन है। ये इसका रीजन है, अनरिलायबल क्यों है, आप तैयार हो? ठीक है जी, ये बहुत अनरिलायबल गन है। क्यों अनरिलायबल गन है, सुनिए।
जिस टाइम मैं ऑफ कर रहा हूं सप्लाई को, वो इंस्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोचिए कि गलती से मैं थोड़ा सा डिले करके ऑफ करता, ये पहले इधर से इधर आया और बाहर निकलने के बाद वापस अंदर जाना चाहिए, और मैं जब ऑफ कर रहा हूं उस टाइम क्या पता है अंदर जा रहा हूं, तो फिर क्या हो सकता है, ये बैक फायर भी कर सकता है। ठीक है, तो एक काम करता हूं, इस बार मैं बैक फायर करा के देखता हूं इसको। ठीक है दोस्तों, जरा देखिए, तो उसके लिए मुझे इधर भी कुछ रखना पड़ेगा सो दैट कुछ डैमेज ना हो जाए, तो मुझे एक बैग और दे दीजिए आपका। ठीक है, क्योंकि क्या पता मेरा स्विचिंग इंस्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज यहीं पे रुकिए, आप रुकिए, मैं ले लेता हूँ, आप इधर आ जाइए। तो मैं स्विचिंग इंस्टेंट मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्विचिंग इंस्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट है बताइए? बिकॉज जिस टाइम मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ वो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो हाँ जी, थैंक यू। तो मेरे पास एक बैग और आ गया है, तो मैं इस बैग को यहाँ पे रख रहा हूँ सो दैट मैं बैक फायर भी दिखा सकूँ आपको। हाँ जी, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप इसको कर पाओ। ठीक है, चला देखिए, एक इसको आप बाहर पकड़िए ना। हाँ जी, ओ ये बच गया। मतलब जिस टाइम मैं इसको ऑफ कर रहा था उस टाइम क्या हुआ बताओ? वो असल में अंदर आ रहा था। निकाल लीजिए उसको एक बार, जरा देखिए, एक बार दोबारा से हो जाए, थोड़ा और निकाल लीजिए। हाँ, गलत टाइम पे ऑफ किया। ठीक है, एक लास्ट टाइम, नहीं फिर से गलत, एक लास्ट टाइम बस। ठीक है जी, चलिए आप तैयार हो? पक्का? नहीं ये नहीं हो रहा है, मतलब वही ना, मैं बहुत जल्दी ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए बताओ? थोड़ा डिले करके ऑफ करना चाहिए। ठीक है, तो एनीवे मैं सक्सेसफुल नहीं रहा, बट ऐसा हो सकता है, आप बार बार ट्राई करेंगे तो हो जाएगा कभी ना कभी। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू पवन, ये आप बैग ले लीजिए। तो हमने देखा कि किस तरह से हम इस एनर्जी का यूज कर सकते हैं। मैंने एक दो केसेस आपको समझाए एनर्जी के बारे में। ठीक है, आई होप आपको इंडक्टर समझ आया होगा, एंड आई होप ये आपको इंजॉयबल रहा होगा आपके लिए ये प्रोसेस। सही बताऊं तो इंजीनियरिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इंजीनियरिंग को अगर आप इसी वे से अगर आप सीखते हो, यही तो असली तरीका है, सही बताऊं तो। ठीक है, ऑब्वियसली मार्क्स जरूरी है बिकॉज नौकरी का सवाल है। ठीक है, बट मुझे ये लगता है कि अगर आप चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना के रखेंगे और अगर आप उसके कंसेप्ट सही से सीखेंगे और उनको अप्लाई करके अगर आप चीज़ें सोल्व करेंगे, तो मुझे लगता है कि मार्क्स भी आपको मिलेंगे और आपको अंडरस्टैंडिंग भी आपकी अच्छी होगी और आप मोटिवेटेड भी रहेंगे कुछ नया करने के लिए। तो ये हमारे देश के लिए भी बेहतर हो सकता है, आपके लिए भी बेहतर हो सकता है। आज की क्लास, आज का एपिसोड मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी कुछ डिफरेंट चीज़ों के साथ। आई होप आपको समझ आया होगा ये लेक्चर, एंड आप मज़े करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।